दिल्ली शराब नीति मामले में विशेष न्यायाधीश के लगभग 600 पन्नों के विस्तृत आदेश ने भारतीय राजनीति और न्यायिक प्रशासनिक तंत्र पर एक साथ कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आदेश का सार यही है कि अभियोजन पक्ष के पास ऐसा ठोस, प्रत्यक्ष और विश्वसनीय सबूत ही नहीं है जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। और यही बात इस पूरे मामले को एक साधारण कानूनी प्रकरण से कहीं आगे ले जाकर लोकतंत्र, संस्थागत निष्पक्षता और सत्ता के दुरुपयोग की बहस में बदल देती है। अदालत की ये टिप्पणी सीधे सीधे उस नैरेटिव को चुनौती देती है जिसे पिछले कई वर्षों से सरकारी एजेंसियों, राजनीतिक वक्तव्यों और गोदी मीडिया के जरिए देश के सामने परोसा गया, जिसमें ये मान लिया गया था कि आरोप सिद्ध हैं और आरोपी नेता दोषी हैं, जबकि न्याय का मूल सिद्धांत यही कहता है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो तब तक कोई भी दोषी नहीं होता। इस आदेश के बाद ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या जांच एजेंसियों ने निष्पक्षता से काम किया या फिर सत्ता के इशारों पर विपक्षी नेताओं को घेरने का औजार बन गई, क्योंकि अदालत ने जिन कमियों, विरोधाभासों और अनुमान आधारित दावों की ओर इशारा किया है वे किसी भी स्वतंत्र जांच की साख पर गंभीर आघात है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों की रही वे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें महीनों तक जेल में रखा गया, सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार का चेहरा बताया गया और राजनीतिक रूप से हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की गई, जबकि अब अदालत कह रही है कि मुकदमा चलाने लायक सामग्री तक मौजूद नहीं है। ये स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन का प्रश्न उठाती है, बल्कि उस व्यापक प्रवृत्ति की ओर भी इशारा करती है जिसमें असहमति की राजनीति को आपराधिक रंग देकर दबाने की कोशिश की जाती है। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के कार्यकाल में ये आरोप लगातार लगता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों, चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय हो या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, का चयनात्मक इस्तेमाल किया गया। और अदालत के इस आदेश ने उन आरोपों को और मजबूती दी है, क्योंकि अगर जांच इतनी लंबी चली, इतने संसाधन लगे, मीडिया ट्रायल हुआ और अंत में ये निष्कर्ष निकला कि सबूत ही नाकाफी हैं, तो जवाबदेही तय होना स्वाभाविक मांग बन जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में गोदी मीडिया की भूमिका भी कटघरे में है, जिसने जांच की हर लीक, हर आरोप और हर अटकल को बिना सवाल किए सच की तरह पेश किया, जबकि अदालत के आदेश जैसे तथ्य सामने आने पर वही मीडिया या तो चुप्पी साध लेता है या खबर को हाशिए पर डाल देता है। और यही दोहरा मापदंड लोकतांत्रिक विमर्श को नुकसान पहुंचाता है। न्यायिक व्यवस्था को लेकर भी इस आदेश ने आत्ममंथन की जरूरत रेखांकित की है, क्योंकि भले ही अंतिम आदेश ने एजेंसियों के दावों की पोल खोली हो, लेकिन सवाल ये है कि महीनों तक जमानत क्यों नहीं मिली, लंबी हिरासत क्यों चली और क्या निचली अदालतों से लेकर उच्च स्तर तक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई गई। ये मामला हमें याद दिलाता है कि कानून का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचना है, और जब जांच पूर्वाग्रह से प्रेरित हो जाती है तो वो न्याय के बजाय प्रतिशोध का साधन बन जाती है। राजनीतिक संदर्भ में देखें तो ये फैसला विपक्षी दलों के उस आरोप को पुष्ट करता है कि चुनावी समय में या सरकार के लिए असहज परिस्थितियों में एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे एक भय का माहौल बनता है और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा असंतुलित हो जाती है। आम आदमी के लिए ये सवाल और भी अहम है कि अगर देश के चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बिना ठोस सबूत के महीनों जेल में रखा जा सकता है, तो एक साधारण नागरिक के अधिकार कितने सुरक्षित हैं। इस आदेश ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल बयान, कथित कबूलनामे या परिस्थितिजन्य संकेत मुकदमे का आधार नहीं हो सकते, जब तक कि उनके पीछे ठोस दस्तावेजी और भौतिक प्रमाण ना हो। और ये बात भविष्य के सभी राजनीतिक आर्थिक मामलों के लिए एक नज़ीर बन सकती है। साथ ही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि यदि अंततः अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी होते हैं तो ये केवल व्यक्तिगत जीत नहीं होगी, बल्कि उस लोकतांत्रिक सिद्धांत की जीत होगी जिसमें कानून सत्ता से ऊपर होता है। हालांकि बरी होना ही पर्याप्त नहीं है। जिन्होंने बिना आधार के आरोप लगाए, मीडिया ट्रायल चलाया और राजनीतिक लाभ उठाया, उनकी जवाबदेही तय होना भी उतना ही जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी सरकार को संस्थाओं के दुरुपयोग का दुस्साहस ना हो। इस पूरे प्रकरण में भारत के भविष्य को लेकर एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर संस्थागत स्वतंत्रता, प्रेस की निष्पक्षता और न्यायिक संवेदनशीलता कमजोर होती गई तो लोकतंत्र केवल चुनावों तक सिमट कर रह जाएगा। इसलिए यह समय है कि नागरिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार और न्यायपालिका सब मिलकर इस सवाल पर गंभीरता से विचार करें कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। ऐसा भारत जहां असहमति अपराध ना हो, जहां जांच एजेंसियां सत्ता की नहीं संविधान की सेवा करें और जहां अदालतें अंतिम सच कहने से पहले ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करें।
ये खबर, ये आदेश और इससे जुड़ी बहस आने वाले वर्षों तक भारतीय राजनीति और कानून के विमर्श में गूंजती रहेगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग आज सत्ता में हैं या कल आएंगे वे इससे सबक लेंगे। इस फैसले के आगे की कहानी और भी गहरी, चिंताजनक और आत्ममंथन की मांग करने वाली है, क्योंकि ये केवल एक केस का अंत नहीं बल्कि एक पूरे दौर की कार्यशैली पर सवाल है, जहां सत्ता, जांच एजेंसियां, मीडिया और न्याय की प्रक्रिया आपस में उलझती हुई दिखाई देती हैं। विशेष न्यायाधीश के आदेश ने साफ संकेत दिया कि जांच की दिशा पहले से तय थी और तथ्यों को उस दिशा में फिट करने की कोशिश की गई, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। क्योंकि जब जांच निष्कर्ष खोजने के बजाय निष्कर्ष साबित करने में लग जाए तो न्याय व्यवस्था एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस पूरे मामले में यह भी उजागर हुआ कि किस तरह से चुनिंदा लीक, अधूरी चार्जशीट की बातें और मनगढ़ंत कहानियां मीडिया के जरिए जनता के दिमाग में बैठाई गईं, जिससे अदालत में फैसला आने से पहले ही जनता के बीच एक अपराध बोध का माहौल बना दिया गया। ये स्थिति सीधे तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी जैसे मूलभूत सवालों को जन्म देती है, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया का काम सत्ता का प्रवक्ता बनना नहीं बल्कि जनता के हित में सवाल पूछना होता है। दुर्भाग्य से इस केस में गोदी मीडिया ने सवाल पूछने के बजाय अभियोजन का विस्तार बनकर काम किया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर भी परोक्ष दबाव बना और आम जनता को एक तरफा सच दिखाया गया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसे एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल किया गया, यानी अगर किसी विपक्षी नेता को राजनीतिक रूप से कमजोर करना हो तो पहले जांच एजेंसी सक्रिय होगी, फिर मीडिया ट्रायल चलेगा, उसके बाद लंबी हिरासत और अंत में चाहे केस टिके या न टिके तब तक राजनीतिक नुकसान हो चुका होगा। अदालत का यह आदेश इस रणनीति की पोल खोलता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि जब तक अंतिम फैसला आता है तब तक आरोपी की प्रतिष्ठा, परिवार और राजनीतिक जीवन पर जो असर पड़ता है उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। इस संदर्भ में ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो बेबुनियाद मामलों में लंबी हिरासत और जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय कर सकें, ताकि सजा से पहले सजा की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। अगर हम व्यापक राजनीतिक परिदृश्य देखें तो ये मामला उस आरोप को भी मजबूत करता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दौर में संस्थागत स्वायत्तता कमजोर हुई है और कई संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के दबाव में काम करती दिखी हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हों, सूचना आयोग हों या फिर कुछ हद तक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआती परतें। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि अंतिम स्तर पर अदालत का ये आदेश ये उम्मीद जगाता है कि न्यायपालिका में अब भी वो क्षमता और साहस मौजूद है जो सत्ता के नैरेटिव को चुनौती दे सके। फिर भी सवाल ये है कि क्या ये साहस समय पर दिखाया गया, और अगर नहीं तो क्या देरी से मिला न्याय वास्तव में न्याय कहलाएगा। इस फैसले के बाद विपक्षी राजनीति को भी आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि केवल सत्ता पर आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक साझा मंच बनाकर संस्थागत सुधारों की मांग को जनता के बीच ले जाना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी दल की हो, एजेंसियों का दुरुपयोग न कर सके। आम नागरिक के स्तर पर यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की स्वतंत्रताओं, अभिव्यक्ति की आज़ादी और निष्पक्ष न्याय से जुड़ा हुआ है। अगर आज एक चुनी हुई सरकार के मुखिया और मंत्री बिना ठोस सबूत के लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं, तो कल कोई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता या आम नागरिक भी इसी चक्रव्यूह में फंस सकता है। यही कारण है कि इस फैसले को केवल राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय इसे नागरिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में समझना जरूरी है। उम्मीद की जा रही है कि अगर आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पूरी तरह बरी होते हैं तो वे इस अनुभव को केवल राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल न करके न्यायिक और संस्थागत सुधारों की दिशा में एक व्यापक बहस को जन्म देंगे, ताकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति या पार्टी तक सीमित न रह जाए। अंततः ये मामला भारत के भविष्य के लिए एक चेतावनी है कि अगर सत्ता, एजेंसियां और मीडिया एक ही दिशा में बिना सवाल किए चलने लगें तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है और उसे बचाने की जिम्मेदारी केवल अदालतों की नहीं बल्कि हर जागरूक नागरिक की होती है। ये फैसला हमें ये याद दिलाता है कि सच चाहे जितना दबाया जाए वो एक दिन सामने आता है, लेकिन सवाल ये है कि उस दिन तक हम कितनी कीमत चुकाते हैं और क्या हम उस कीमत को भविष्य में दोहराने से रोकने के लिए आज ही खड़े होने को तैयार हैं।